नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। आप सभी का स्वागत है। सवाल तो बनता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जंग अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ गई है। छठे और सातवें चरण में सियासी जंग पूर्वांचल में ही लड़ी जानी है। पूर्वांचल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि पूर्वांचल में ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीता जाए, इसलिए बीजेपी के बड़े से बड़े नेता लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी पूर्वांचल को अभेद्य किला बनाने के लिए अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक और वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवरिया, बस्ती और वाराणसी का दौरा करेंगे। देवरिया और बस्ती में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वाराणसी में प्रधानमंत्री बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। मतलब अब बीजेपी पूर्वांचल पर फोकस करने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करेंगे। 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी को पूर्वांचल का साथ मिला था, लेकिन अब सवाल है कि जब अखिलेश यादव राजभर के साथ मिलकर पूर्वांचल में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पूर्वांचल में बीजेपी इस बार भी बाजी मार पाएगी? आज इसी सवाल के साथ हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ गए हैं। पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है? पंकज, इस बार बीजेपी पूर्वांचल में अपना पैर जमाने की कोशिश में लगी है, लेकिन सपा भी कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ अपनी पैठ बना रही है। कितना मुश्किल होने वाला है बीजेपी के लिए इस बार की ये बाजी जीत पाना? जी आप बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको। देखिए, पूर्वांचल से प्रदेश की सत्ता पे काबिज होते हैं लोग, पूर्वांचल से रास्ता निकलता है। चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, जिसने पूर्वांचल में लीड ली वो प्रदेश की सत्ता पे काबिज हुआ। आज की परिवेश में बात करें तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चुनौती पेश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजभर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, दारा सिंह थे, तो आज के डेट में ये सभी लोग समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए हैं और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिल रही है। और बनारस के अलावा अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में पिछले विधानसभा में लगभग 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचल का बहुत बड़ा रोल रहता है प्रदेश की सत्ता पे काबिज होने के लिए। यहीं से जो है जो रास्ता निकलता है। तो आज के परिवेश में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती जो है मिल रही है समाजवादी पार्टी से। इसीलिए बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री भी कल बनारस में आ रहे हैं और जो 8 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 20,000 बूथ कार्यकर्ताओं से जो है वो संवाद करेंगे। आप समझ सकती हैं कि हर बूथ से 6-6 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, तो प्रधानमंत्री उनसे संवाद करेंगे। तो निश्चित तौर पे इसको आप इस तरीके से देख सकती हैं कि बनारस एकदम इस समय हॉट सीट बना हुआ है। बनारस का पूरी अगर हम इंटायर जो 8 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बनारस एकदम यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है एकदम गर्म है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेतागण हो, चाहे केंद्रीय मंत्री की हम बात करें, चाहे राज्य सरकार में जो मंत्री हैं, वो भी बनारस में लगातार कैंप कर रहे हैं और आए हुए हैं। पूरी एक सीट पे जो है मूल्यांकन किया जा रहा है। और जो शर्मा जी हैं, AK शर्मा, वो भी बनारस में 2 दिन से कैंप किए हुए हैं। तो इस तरीके से समझ सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है 2017 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए। जी,
अब मैं चलती हूँ देवरिया, वहां भी हमारे संवाददाता घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से। घनश्याम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हमारे संवाददाता पंकज जी ने बताया कि बात करें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, ओपी राजभर की, तो ये पहले बीजेपी में थे, अब इन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इसका नुकसान बीजेपी इस बार कैसे पूरा कर पाएगी? ये जो नुकसान हुआ है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो ओबीसी वर्ग में एक जाना पहचाना नाम थे, एक जाना पहचाना चेहरा थे। तो जो उनके जाने से जो नुकसान हुआ है बीजेपी को, वो कैसे बीजेपी पूरी कर पाएगी? ये आपको बता दें कि यहाँ पे जो बीजेपी की ये गढ़ है पूर्वांचल में, जहाँ योगी आदित्यनाथ का ये पूर्वांचल मंडल माना जाता है कि ये पूर्वांचल उनका है। इसी पैटर्न पर पूर्वांचल योगी ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा भी लगा दी है। और यहाँ रहा सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य की जाने की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के चुनाव, बसपा से निकल के बीजेपी में चुनाव लड़े थे और वो अपने को जब निकलने के बाद कहे कि बीजेपी मेरे बदौलत सरकार बनाई थी, वो 2017 में चुनाव में, और इस बार वो निकल गए हैं। उसी मुद्दे को लेके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो कदावर नेता हैं, वो प्रतिष्ठा लगाए हैं कि 2017 जो है उससे परफॉर्मेंस अच्छा हो और अच्छी उपलब्धि हो। इसलिए योगी जी भी गोरखपुर में कैंप किए हुए हैं और मोदी जी हर 2012 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो या 2022 का, जब भी कोई चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री देवरिया जरूर आते हैं। जो ये देवरिया देव की नगरी है और यहाँ बाबा देवरहा बाबा आते थे, इसका भी माना जाता है कि वो देवरिया जरूर, किसी कोई भी चुनाव होगा वो देवरिया जरूर चुनते हैं और देवरिया आते हैं। और देवरिया से वो चुनाव के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं और चुनाव प्रचार करके अपनी जीत जो पूर्वांचल की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की अहम भूमिका है और जब पूर्वांचल में अच्छे लीड करेगी पूर्वांचल से, तभी वो लखनऊ या दिल्ली की सरकार बनेगी। तो कहीं न कहीं ये पूरी प्रतिष्ठा लग गई है प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी की कि पूर्वांचल से जितनी भी सीटें हैं। जी बिल्कुल घनश्याम जी, मैं यहाँ आपको रोकती हूँ। जी, हमारे संवाददाता सुशील जी गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, इस बार देखा जा रहा है बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और अब स्टार प्रचारक माने जाते हैं पीएम मोदी, जो अब इस बार वाराणसी की जमीन पर उतरने वाले हैं। बीजेपी उनके चेहरे को काफी ज्यादा भुनाने में लगी हुई है, तो इसका फायदा कितना बीजेपी को होने वाला और सपा को कितना ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा इसका? देखिए अपूर्वा, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि बीजेपी में इस समय योगी और मोदी का ही जलवा है। चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पूर्वांचल का गढ़ कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका चेहरा ही काफी है। ऐसे में जैसे ही 6वें चरण की बारी आई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से कमान संभाली है और देवरिया, बनारस और तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर के मतदाताओं को अपनी तरफ जो है रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकायदा बनारस में रोड शो भी होगा, क्योंकि बनारस के खुद सांसद रह चुके हैं, तो अभी भी है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उनका जो कद है। जब वो जाते हैं तो जो सैलाब दिखता है जनसभा में, जो लोगों की भीड़ उमड़ती है, वो साफ देखने वाली रहती है और निश्चित रूप से मोदी के चेहरे को देखने के लिए वो भीड़ खड़ी रहती है। तो निश्चित रूप से इसका फायदा तो निश्चित रूप से मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षियों को इसका नुकसान जरूर होगा, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होती है तो एक मॉब बनता है और वो मॉब कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए खासकर 6वें और 7वें फेज के लिए दिक्कत तो जरूर होने वाली है। जी, हमारे संवाददाता सतीश बस्ती से जुड़ गए हैं। सतीश, बस्ती में योगी वर्सेस योगी और मोदी का तो जो जलवा है वो तो कायम है ही, यहाँ बीजेपी वर्सेस सपा की क्या जो रणनीति है या वो क्या कहा जाए जो चुनावी रंग है, वो बीजेपी वर्सेस सपा क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, बस्ती में 5 विधानसभा सीटें हैं और बस्ती तो पूर्वांचल का परिवेश वजह से प्रधानमंत्री मोदी बस्ती जब पूर्वांचल की जो भी सीटें बची हैं, जहाँ चुनाव होते हैं उन पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का खास तौर पर निशाना है। इस वजह से बस्ती में जो पॉलिटिकल रैली है उसको काफी अहम माना जाता है। 5 विधानसभा सीटें हैं, अलग अलग पार्टियां अपने लग रही है, लेकिन सारी पार्टियों की लड़ाई बीजेपी से ही। एक हरैया विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बसपा के जो कैंडिडेट है वो काफी गौरवशाली दे रहे हैं, तो वो उनकी लड़ाई बीजेपी से। और जो वहाँ पे सपा के कैंडिडेट हैं जी, तो बसपा के कैंडिडेट है उनके पुराने जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो इस बार जो बीजेपी वर्सेस सपा देखने को मिल रहा है, ये काफी रोमांचक भी होने वाला है, क्योंकि 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और बाकी की 2 चरण की बात की जाए, 3 चरणों की, तो वो अभी बाकी है। कल 5वें चरण की वोटिंग होने वाली है। 12 जिले में ये वोटिंग होगी, जिसमें 61 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें, दागी उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है उसमें एसपी के 42 हैं, अपना दल एस के 4 हैं, बीजेपी के 25 हैं, कांग्रेस के 23 हैं, तो वहीं बीएसपी के 3 और आम आदमी पार्टी के 7 दागी उम्मीदवारों की ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पट्टी से राजेंद्र प्रताप सिंह। 6 मंत्रियों की यह अग्नि परीक्षा है। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थ नाथ सिंह, इसके साथ ही इलाहाबाद दक्षिण से नंद गोपाल नंदी। मनकापुर से बात करें तो रमापति शास्त्री, और चित्रकूट सदर से बात करें तो चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय। ये 6 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। तो इसी खबर के साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनय सिंह, प्रवक्ता एसपी हैं। अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शबनम पांडे, बीजेपी की नेता हैं। और सभी गेस्ट का, सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल एसपी प्रवक्ता विनय सिंह जी आपसे शुरू होता है। इस बार समाजवादी पार्टी ने बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताया है, ओपी राजभर पर भरोसा जताया है, लेकिन ये पहले बीजेपी में भी थे। लेकिन बीजेपी छोड़ एसपी सपा समाजवादी पार्टी में आने के बाद आपका जो भरोसा है वो कैसे आप इन पर कायम रख सकते हैं? ये एक वक्त था जब ये बीजेपी के थे और आज ये समाजवादी के हैं, आप कैसे इन पर भरोसा कर सकते हैं? विनय सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, मेरा अगला सवाल प्रवक्ता कांग्रेस अभिमन्यु त्यागी जी से मेरा अगला सवाल है। अभिमन्यु जी, यहाँ पे तो जो लड़ाई देखने को मिल रही है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की हो रही है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी वर्सेस सपा हो रही है, माफ करिएगा। कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल साबित हो रहा है खुद को साबित करना? देखिए, जहां पर कैमरा नहीं पहुंच पाता है वहां भी जनता रहती है जी। और ये नजरिया है, आप किस नजर से देखना चाह रहे हैं। अगर भाजपा की नजर से देखेंगे तो सत्ता उन्हीं को मिल रही है, बसपा की नजर से देखेंगे तो मुकाबला भाजपा वर्सेस बसपा है जी। तो नजरिया है। आज जो चुनाव हो रहा है वो भाजपा वर्सेस जनता चुनाव हो रहा है जी। उसका कारण है जो 5 साल में इन लोगों ने तानाशाही की है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ाई है तो दूसरी तरफ इन लोगों ने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आसमान पर महंगाई पहुंच चुकी है। और तीसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का आंकड़ा है। दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले एनसीआरबी का आंकड़ा है कि 11,900 मामले हैं। अगर ये लोग सचमुच में विकास करते तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे होते। आज 80 बनाम 20 के मुद्दे पर ये लोग चुनाव न लड़ रहे होते। आज ये चुनावी मैदान में है, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं। अभिमन्यु जी, ये नजरिया मेरा नहीं है, ये नजरिया किसी का पर्सनल नजरिया नहीं है, ये जनता का भी नजरिया है। मैडम, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं एक ऑन जनरल बात कर रहा हूं कि आज की तारीख में एमएसएमई उद्योग, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के बाद 80,000 के तकरीबन बंद हो गए उत्तर प्रदेश में, जिसमें रोजगार चले गए। कुटीर उद्योग बंद है उत्तर प्रदेश में। 3 साल से फौज की भर्ती नहीं चालू हुई है। 100 में से 68 नौजवान बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में। तो एक तरफ रोजगार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ रही है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1,000 रुपए का है। 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का है। बिजली महंगी है, 7.5 रुपए की बिजली। इसी तरह नमक महंगा, दाल महंगी, सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, 40 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में। चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं बढ़ रहा। और दूसरी तरफ आवारा पशुओं से किसान परेशान है। छोटा दुकानदार जीएसटी के बिल, दुकान बंद रही, उन्होंने जीएसटी भरी है। चारों ओर से आम जन परेशान रहा है, लेकिन जो खुश रहा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी
रही है। कारण है कि इस लॉकडाउन के दौरान भी इन लोगों ने बड़े बड़े अपने कार्यालय खोले हैं, बैनामा किया है। अभिमन्यु जी, पूर्वांचल में अभिमन्यु जी, मेरा सवाल पूर्वांचल में जिस तरह से देखा जाए तो समाजवादी के, बीजेपी के तमाम दिग्गज उतर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस कहां खुद को स्थापित कर रही है? देखिए, जैसे डिबेट में बात रखी जा रही थी कि ज्यादातर दल बदलुओं को टिकट मिला है जी, और हमारा तो निवेदन है जनता से कि ऐसे दल बदलुओं को हराए। कांग्रेस पार्टी विकल्प लेकर आई है। तो दल बदल के तो कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं अभिमन्यु जी, दल बदल के तो कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं कई नेता। हाँ, तो उनको हराया जाए। जो दल बदल के जनता को धोखा ये आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, ये आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभिमन्यु जी, ये आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि जो नेता दल बदल के कांग्रेस में आए उनको हराया जाए? हमारे में कितने लोग आए हैं? हमने तो 86% टिकट कांग्रेस पार्टी के कैडर को दिए। आप देखें, जो सारे बड़े नेता हैं जिन्होंने मैं आपको रोकती हूँ, मैं शबनम जी के पास जाती हूँ। जी अभिमन्यु जी, एक मिनट, मेरा सवाल शबनम पांडे जी आपसे है कि जैसा कि अभिमन्यु जी का कहना है कि जो दल बदल के नेता, चाहे वो कांग्रेस में आए हो, चाहे वो सपा में आए हो, चाहे वो बीजेपी में आए हो, उनको हराना चाहिए, उन्हें हराना चाहिए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ तो वो खुद कांग्रेस को भी कह रहे हैं। देखिए, वो जो भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के संविधान ने ये अधिकार दिया है कि जो जिस भी दल से लड़ना चाहे या जिस भी दल में शामिल होना चाहे, उसे ये अधिकार है। इसलिए इस पर मैं इस तरह की टिप्पणी कभी नहीं, तानाशाही टिप्पणी नहीं दे सकती, क्योंकि ये हर नागरिक का अधिकार है कि वो किस दल में रहे और किस दल में ना रहे, ये उसकी आजादी है, ये हमारे संविधान की खूबसूरती। लेकिन यहाँ पर जो नेता बीजेपी छोड़कर गए हैं, शबनम जी, जो नेता यहाँ बीजेपी छोड़कर गए हैं, उनका तो ये आरोप लगता रहा है कि ना तो उनके अधिकारों का सम्मान किया गया है, ना ही उनकी बातें सुनी गई हैं, इसीलिए वो बीजेपी छोड़ के या तो समाजवादी में जा रहे हैं या कांग्रेस में जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके की बात आप कर रही हैं कि जो 5 साल पूरी तरीके से मंत्री पद पर बैठने के बाद अगर इस तरीके की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 5 साल उन्होंने जाया किया है, अगर उस 5 साल में पहले साल बोलते तो जनता इस बात को सही समझती। लेकिन 5 साल मंत्री पद में रह के, और उससे भी पहले आप जिनकी और इशारा कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो लगातार जिसकी सरकार रही उसमें मंत्री पद पे बैठे रहे, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि दलित पिछड़ों के लिए नहीं कर सके। तो पहला प्रश्न जनता उनसे यही पूछेगी, और शायद वो जानते हैं ये प्रश्न पूछेगी, इसलिए पडरौना छोड़कर फाजिल नगर चले गए चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सत्ता पे बैठ के बस अपने परिवार की तिजोरी भरते हैं, ना कि जनता का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जितनी योजनाएं रही, उस योजनाओं में उनको भी उतना ही शामिल किया गया, और गरीब जनता जो अंतिम पंक्ति में खड़ी जनता रही, उनके अधिकारों को दिया गया। आज हम 80-20 की बात करते हैं, पर 80-20 का शबनम जी, मैं यहाँ आपको रोकती हूँ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील कौशिक जी, मुझे भी उतना ही समय दीजिए जितना आपने कांग्रेस पार्टी को दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं सुनील कौशिक जी, वो काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, यहाँ की जो लड़ाई पूर्वांचल में देखी जा रही है, वो सबसे ज्यादा बीजेपी वर्सेस सपा देखी जा रही है। कांग्रेस की स्थिति को लेकर आपका क्या नजरिया है? नहीं, ये तो आप देख ही सकते हैं कि राहुल गांधी अब प्रकट हो गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अब तक कहाँ थे। तमाम इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व को जो इस समय साथ दे रहे हैं, वो एक भी बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दिया। तो प्रियंका गांधी थोड़ी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत की है, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत मेहनत की है, और जितना विपक्ष में रहते हुए उत्तरदायित्व मुझे लगता है कांग्रेस ने निभाया, उतना समाजवादी पार्टी ने नहीं निभाया। लेकिन जब तक आपके पास संगठन नहीं होगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लोग नहीं होंगे, नेता नहीं होंगे, तो लड़ाई लड़ना, मुझे लगता है कि लड़ाई में भी आना बहुत मुश्किल होता है। ये कांग्रेस को समझना पड़ा। दूसरा, जहां अमेठी की बात हो रही है, आज अमेठी कभी गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था, आज क्या स्थिति है, ये भी गांधी परिवार को समझना पड़ेगा कि जहाँ से जिस क्षेत्र ने इस देश को प्रधानमंत्री दिया है, और कहा जाता है कि कांग्रेस का बड़ा गढ़ रहा है, जहां गांधी परिवार को भी अमेठी से जाना जाता है पूरे देश का, वहां ऐसी स्थिति हो गई है। तो एक बार के लिए कांग्रेस को पुनर्विचार करना पड़ेगा। और जो पंजाब में देखा गया, पूरे देश में देखा गया क्या स्थिति बनी है, लेकिन वो स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके पास नेता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कांग्रेस थोड़ा सा लग रहा है, पिछले 2015 के चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी
अखिलेश यादव जी के साथ सभाओं में दिखते थे, तो उसका आधा % भी मुझे उत्तर प्रदेश में इस बार दिखते तो जरूर प्रियंका गांधी की मेहनत थोड़ा बहुत रंग ले गया। जी जी सुनील जी, मैं चलती हूँ विनय सिंह जी के पास। उनसे हमारा पहले संपर्क नहीं हो पाया था, जो कि एसपी प्रवक्ता हैं। विनय सिंह जी, इस बार पूर्वांचल में बीजेपी ने तो जो बीजेपी का स्टार प्रचारक चेहरा माना जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको अब उतार दिया है। ऐसे में सपा के लिए क्या मुश्किलें साबित होने वाली हैं? देखिए, इस समय जो माहौल चल रहा है, जिस समय पश्चिम से पहले चरण से जो माहौल चला है और चलते चलते पूर्वांचल की तरफ आ रहा है, कहीं न कहीं यहाँ पे समस्याएं बहुत सारी रही। कोरोना काल की ले लें या किसानों के आवारा पशु को ले लें, जिस तरीके से आप सोचिए कि एक किसान, गरीब आदमी या छोटे किसान होते हैं और वो 1.5 बीघा 2 बीघा 3 बीघा उनके खेत है, वो कैसे पैसे की व्यवस्था करके जुताई बुआई करके फसल को तैयार करते हैं। और एक दिन में, एक रात में जब ये सारे जो है भारतीय जनता पार्टी जब चढ़ जाते हैं तो सोचिए उनके दिल पे क्या बीतती होगी। आज बहुत परेशान है वो लोग। आज वो यहाँ पर जो है हमने देखा, हम इस समय पूर्वांचल में ही है, गोरखपुर जिले के अंदर बांसगांव विधानसभा में, मैंने देखा है कि युवा यहाँ पे सुबह उठ करके दौड़ते हैं सड़क पे, और दौड़ इसलिए लगाते हैं कि उम्मीद है कि उनको एक न एक दिन नौकरी आएगी और उन्हें नौकरी मिलेगा आर्मी में या पुलिस में। लेकिन स्थिति क्या है कि आज नौकरियां है ही नहीं है। ये बेचारे दौड़ते दौड़ते इनके पैर में छाले। तो समाजवादी पार्टी बेरोजगारों के लिए क्या लाने वाली है? ऐसा कौन सा रोजगार लाने वाली है समाजवादी? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया पहले कैबिनेट की बैठक में, उत्तर प्रदेश में 10 लाख नौकरियां सृजन किया जाएंगी तथा रोजगार के लिए जो बड़ी बड़ी फर्म है, कहीं न कहीं IT सेक्टर में, प्राइवेट क्षेत्र में जो है 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। जितने युवा बेरोजगार हैं उनको कहीं न कहीं उनको सेटल करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आज जो देख रही है बिजली का बिल, आज उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली का बिल देते हैं प्रदेश के लोग। आज वो स्थिति यहाँ की बहुत बेहाल है। लोगों के पास इतने बकाया हो गए बिजली के बिल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा तमाम क्षेत्रों में। समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग को जो इस 5 साल में जो दर्द झेला लोगों ने, जो कोरोना काल में दर्द सहा है, कहीं न कहीं उसको जो है सही करने का प्रयास किया है कि सबको कहीं न कहीं मदद मिल सके। उत्तर प्रदेश में यही कारण है। आप देख रही है जिस तरह जनसभाओं में अपार भीड़ इकट्ठा हो रही है, बहुत बड़ा जनसैलाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सभाओं में, ये आक्रोश है, यही जन आंदोलन है। जब जनता सड़क पे आती है अपने आक्रोश को लेकर के, तो जन आंदोलन का अख्तियार कर लेती है। ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। इन लोगों ने कितना झूठ बोला। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी। हम बांसगांव विधानसभा में है, बता रहे हैं लोग कि जो हमारे विधायक जी है विमलेश पासवान, वो जो है पिछली बार जब अपना पर्चा भरने गए तो उनकी हैसियत 2 करोड़ थी, आज दोबारा भरने गए 50 करोड़ हो गया। कौन सा ऐसा काम करते हैं किसानों की आय घट रही है? इनका 2 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ हो जा रहा है। इनके दोनों भाई यहाँ पर लूट मचा रखी है। यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। जनता तैयार बैठेगी है मत देने के लिए, जिस तरीके से अभी तक। अब देखिए ये हार रहे चुनाव, इनकी वाणी और इनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, वो सारी गर्मी निकल गई इनकी इन चरणों को देख करके। गर्मी निकल गई। विनय सिंह जी, मैं आपको रोकती हूँ। मेरा सवाल अब शबनम पांडे जी से है। उनकी शिकायत थी कि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है बोलने का। जी शबनम पांडे जी, आप अपनी बात रख सकती हैं, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है तो कांग्रेस लड़ सकती हूँ के आधार पर अपना ये जो चुनावी रणनीति है ये लड़ रही है। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियां जो कि 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखकर हताशा में है, इसलिए तमाम तरह के ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं और तमाम तरीके की प्रलोभन जनता को दे रही है। लेकिन जनता ने हमारे भी 5 साल देखे हैं, बसपा के भी 5 साल देखे हैं, सपा के भी 5 साल देखे, और देश की जनता ने, केवल प्रदेश नहीं, देश की जनता ने यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक देखी है। लेकिन जो परिवर्तन की जो लहर देखी है इन 5 सालों में, उससे जनता पूरी तरीके से हमारे साथ है। और ये साफ तौर पर प्रमाणित होता है कि 14, 17 और 19 के चुनाव में जिस तरीके से जनता ने हमारा साथ दिया है,
और जनता ने जो विश्वास हम पर दिलाया है और हमें सही रास्ता दिखाते हुए जो जनता का सहयोग हमें मिला है, फिर से 2022 में जनता हमारे साथ रहेगी। ये कहते हैं कि हमने नौकरियां नहीं दी, हमने सरकारी नौकरियां 5 साल में करीबन 5 लाख सरकारी नौकरियां दी। ओडीओपी ये कहते हैं कुटीर उद्योग खत्म हो गया। हमने आपकी बात सुनी, शबनम जी को बोलने दीजिए। की जगह ओडीओपी ने जो लिया है, ओडीओपी में 25 लाख युवाओं को रोजगार मिला है और कुटीर उद्योग के तमाम ऐसे वस्तुएं हैं जो कि अमेज़न के साइट पे आज आप देखेंगे जो 11,000 से भी ज्यादा ऐसी हमारी जो हर जिलों की उत्पाद है वो आपको अमेज़न पे मिलेगा। अगर आप देखें तो 50 लाख नई एमएसएमई खुली है और ये धरातल पर है ही नहीं, इन्हें मालूम ही नहीं है। 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं जो कि आर्थिक तौर पे मजबूत हुई हैं। तो रोजगारी थी आज मात्र 4% है और वो कहते हैं कि जनता को रोजगार नहीं मिल रहा। जनता समझती है, जनता समझ रही है ये विपक्षी पार्टी विनय सिंह जी कहीं ना कहीं सत्ता में आना चाहता है। विनय सिंह जी, तो विनय सिंह जी, है अभी आप शांत हो जाइए। विनय सिंह जी, अभी आप शांत हो जाइए। के साथ उत्तर प्रदेश की जनता का मजाक उड़ाते हैं, जी बिहार जी, की शबनम जनता जी का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें बाहर भगाने की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता इसको अच्छे से सुन रही है, इसका जवाब वोटों से देगी। और अगर बात कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य या राजभर जी की, तो राजभर जी बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनका उत्थान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की लहर है और जनता उस पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अखिलेश जी कोई भी गठबंधन बना ले, कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया, भाजपा के साथ गठबंधन बनाया, अब तमाम और दलों के साथ गठबंधन बना रहे, ये प्रयोगशाला इनकी चलती रहेगी क्योंकि जनता जानती है कि जब सत्ता में रहते हैं तो परिवार की तिजोरी भरते हैं और विपक्ष में रहते हैं तो प्रलोभन देते हैं कि जनता की हम तिजोरी भरेंगे। ये कहते हैं हम तेल और घी और दूध आपको देंगे मुफ्त में। मैं तो कहती हूँ कि नल में जल तो ये दिए नहीं, उल्टा टोटी लेके भी भाग गए। तो ऐसी पार्टियों को जनता कभी भी सत्ता में नहीं आने देगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से टेस्टेड पार्टी है। सब जनता जानती है कि आज उनके पास आवाज है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से, आज शौचालय है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से, बिजली है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से, अगर सिलेंडर कोरोना काल में महंगा भी हुआ। मेरा सवाल अब सुनील जी से है। जी शबनम जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। मेरा अगला सवाल सुनील कौशिक जी से है। सुनील जी, कल पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के दौरे पर रहने वाले हैं। बस्ती और देवरिया में वो अपना दौरा करने वाले हैं। चुनावी समीकरण में कितना बदलाव आने वाला है? नहीं देखो, यदि हम 4 चरण की बात करेंगे तो निश्चित तौर से 4 चरण जो थे वो कहीं न कहीं किसी विशेष समुदाय जाति से प्रभावित। पहले चक्र की बात की जाए तो जाटों से, दूसरा मुस्लिम, तीसरी बेल्ट की जाए तो यादवों का, चौथा बेल्ट, 5वां बेल्ट, जिस तरीके से। लेकिन अब जो चल रहा है मुझे लगता है कि जहाँ बीच की राजनीति है और बात करेंगे पूर्वांचल में जहाँ ठाकुर और ब्राह्मणों में जो चीज का आंकड़ा है कि जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई है, वो सारी चीजें सब समझते हैं और देखते भी हैं, उसको महसूस भी करते हैं। लेकिन देखो, पहला चुनाव है जहां में लोग जनता से बात हो रही है और समझ रहे हैं। तो जनता ये नहीं समझ पा रही है कि हम कंफ्यूज, मुझे लग रहा है कि जहां तक लगभग 10 से 15% ऐसे लोग हैं जब वोट डाल रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे सुरक्षा की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए तो महिला कहती है कि नहीं, योगी जी की सरकार बहुत ठीक थी, पहली सरकार के थे। लेकिन जब महंगाई की बात की जाए तो महिलाएं थोड़ा सा उचक जाती हैं। वो कहती हैं कहीं ना कहीं हमारी रसोई का बजट बिगड़ा है। रोजगार की बात की जाए, सरकारी नौकरियों की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, तो जहां कोरोना काल में जो स्थिति पूरे देश विश्व की हुई है, निश्चित तौर से युवा इस बात को महसूस करता है और पीड़ित भी है। तो कहीं ना कहीं वो सरकार जिस अपेक्षा के साथ 2017 में हम लेके आए थे वो खरी सरकार उस पर नहीं हुई। पुरानी पेंशन को लेकर के बात की जाए तो एक नया उत्साह है, क्योंकि 2003 के बाद जब पुरानी पेंशन खत्म हुई, किसी भी राजनीतिक दल ने इसको न मुद्दा बनाने का प्रयास किया, न घोषणा पत्र में लाने का प्रयास किया, न केंद्र सरकार में और न किसी भी स्टेट की सरकार में। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अलग मुद्दे हटके हैं। जैसे अखिलेश जी ने कहा है कि साइकिल पे बटन दबाओ 5 साल राशन पाओ। राशन की बात अखिलेश जी महसूस करने लगे हैं इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं राशन बीजेपी को प्रभावित कर रहा है।
और बीजेपी भी इस बात को महसूस करने लगी है कि कहीं कहीं जो आवारा पशुओं की बात है, जहां किसानों की फसलों को खाने की बात है, जहां बर्बाद करने की बात है, वो बीजेपी भी समझी है। मोदी जी ने कई बार मंचों से इस बात का जिक्र भी किया। तो जो मुद्दे हैं वो सब राजनीतिक दल समझ रहे हैं कि कोई न कोई सारे मुद्दे जो कहीं ना कहीं हमको प्रभावित कर रहे हैं। इस बात की जो मुझे लग रहा है कि 2022 का जो लड़ाई होगी वो बहुत ही कह सकता हूं कि नेक टू नेक लड़ाई है। चाहे हम पिछली बार भी आपने 2017 में देखा होगा कि मोदी जी ने 3 दिन तक वहां रहे और सारी सीटों को प्रभावित करने का काम किया। इतना बड़ा किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई पैदल यात्रा निकाली और वो पहला प्रधानमंत्री ऐसा था जहां के सुरक्षा एजेंसियों को मना करने के बावजूद भी वहां जो रैली मोदी जी ने निकाली। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि मुद्दे सब राजनीतिक दल समझ रहे हैं। और अखिलेश जी ने जिस तरीके से कहा 300 यूनिट फ्री देंगे हम, 2 खाद फ्री किसानों को दिया जाएगा, अब राशन की बात की आ गई, राशन फ्री देंगे, कहीं न कहीं लैपटॉप कंप्यूटर की जो बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि इस बार जो 2022 में कोई भी सरकार आएगी और घोषणा पत्र पर यदि बात नहीं करती, यदि घोषणा पत्र लागू करती है, तो मुझे लगता है कि सरकार चलाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मैं आज बारीकी से देख रहा था जिस तरीके से अखिलेश जी ने कहा कि हम 5 साल तक राशन देंगे, 1250 करोड़ रुपए प्रतिमाह अभी खर्च हो रहा है, जिसमें अखिलेश जी ने घी की बात भी कही है, तेल की बात भी की है। इसको जोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1200 करोड़ से बहुत ऊपर का बजट पर महीने का जाएगा। इतना बजट कहाँ से सरकार लेकर के आएगी? 300 यूनिट फ्री की बात करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा बजट है। 2 खाद 44 लाख के आसपास किसान है, या 2 खाद की बोरी या 30 साल में दी जाएंगी या फसल के हिसाब से दी जाएंगी, तो वो बजट कहाँ से आएगा? इन सब बातों का मैं व्यक्तिगत बात कहूँ, अपनी अनुभव कहूँ, तो मुझे लगता है कि 2017 में जो वायदे किए गए या 2012 में जो वायदे किए थे, वही मुझे लगता है झूठे वायदे हैं। जनता अपने आप को ठगी महसूस करेगी या किसी भी दल की सरकार आ जाए कि जिस तरीके से चुनाव के समय पे जो वायदे किए जा रहे हैं। जी विनय जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार सुनील जी को उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं बस 2 शब्दों में थोड़ा सा जी अगर समझ दे जी, बोलिए। अन्न की बात की, जो राशन वाली बात, मैं आपको बता रहा हूँ कि घट्टा आज मैं गया था टहलने के लिए, लोगों ने कहा कि राशन मिल तो रहा है, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री खड़ा होकर के कहते हैं फ्री का, तो कहीं ना कहीं गरीब जो है, जो राशन ले रहे, अपने विनय जी इस बात को समझिए, विनय जी गरीबों का सम्मान नहीं होता। सुनील जी जी, विनय जी एक बार सुनील जी क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, तो इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं है कि इतना बड़ी संख्या में लोग आज भी इस प्रदेश में मौजूद हैं कि उनको राशन फ्री देने की जरूरत पड़ रही है। इनका जिम्मेदार कौन है? आज की स्थिति में 15 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है और कोरोना काल के बावजूद सुविधाएं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिलेंडर फ्री दीजिए, सारी चीजें दीजिए, घर दीजिए, फ्री दीजिए, लेकिन एक सुन लीजिए ना, फिर उसके बाद कहिएगा। इतनी बड़ी आबादी इस प्रदेश में आज भी केवल राशन पर निर्भर है, राशन पर जीवित है, तो मैं कह रहा हूं सारे राजनीतिक दल सामने रहे हैं, तो सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार है कि इतनी बड़ी आबादी आज भी स्थिति है। चाहे आपने गरीबी की बात की हो, गरीबी खाने की बात की हो, चाहे रोजगार देने की बात की हो, लेकिन आप उनको इतना भार सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, एक बार सुनील जी को सुन लीजिए जी। इतना बड़ी संख्या में आज यदि हमारे प्रदेश की जनसंख्या मौजूद है, कहना 15 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, नौकरी की बात अलग रही, घर की बात अलग रही, उसकी बात अलग रही, लेकिन इतनी बड़ी आबादी केवल राशन के लिए जिंदा है, तो कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे हैं, तो सारे के सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। जी कौशिक जी, नहीं मैं आपकी बात पे एक बात कहना चाहूंगी कि आप बार बार कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जनता राशन पर निर्भर है। देखिए, कोरोना काल एक ऐसा काल था जो सदी में पहली बार आया और विश्व का कोई भी देश इसे अछूता नहीं है। बहुत से लोग परेशान हुए, जो निम्न आर्थिक वर्ग के लोग थे, उनके हाथों को और मजबूत करने के लिए, उनके परिवार को मजबूत करने के लिए। शबनम जी, जो आप कह रही हैं, जो आप कह रही हैं ना कि कोरोना काल के बाद, कोरोना काल से पहले भी फ्री मिलता रहा है इस देश को, मैं उसकी आबादी की बात कर रहा हूँ। एक संख्या बढ़ गई है, एक संख्या आपकी बड़ी है कि आपने कुछ ऐसे लोगों को भी उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है, वो जिले लेवल पर। लेकिन एक आप ये बताइए, 80 करोड़ लोगों को
जो अनाज फ्री दिया जा रहा है, जहां फूड बिल आया, उस फूड बिल की आप बात कीजिए, संख्या बड़ी है, लेकिन ऐसी आबादी अब भी मौजूद है। बात को आप इनकार नहीं कर सकते कि जो आज अनाज हम दे पा रहे हैं वो पहले की सरकार यूपीए सरकार का है, नहीं दे पाती थी। उसमें पात्रता 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने राइट टू फूड बिल लेकर आई थी। पात्रता में भी त्रुटि आई थी, जिनके राशन कार्ड हमारी सरकार ने निरस्त किया था। अब आपको हर राशन पहुंचाए जाते थे, राशन माफिया एक्टिव थे। अगर आप देखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का हमसे जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता ने अनुराग ठाकुर से क्या कुछ बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। छठवें चरण की शुरुआत हो रही है और ऐसे में तमाम सभी पार्टियों के दिग्गज अब पूर्वांचल और खासकर गोरखपुर और आसपास के जिलों में बैठकर ये अपने अपने तरीके से रणनीति तैयार करने लगे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद हैं। चूँकि लगातार ये फर्स्ट फेज से लेकर के और पाँचवें फेज तक लगातार ये भ्रमण किए हैं, जनसभा की हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग की हैं। सर, किस तरह के हालात हैं अभी फर्स्ट फेज, सेकेंड और थर्ड फेज की अगर बात करें तो क्या 4 चरण पूरे हुए और चारों चरणों में भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से शानदार प्रदर्शन कर रही है। और आज तो मैं गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर में जहाँ पर 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ पे एम्स भी बना दिया है, खाद का कारखाना भी शुरू कर दिया है, पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे भी बना दिया है, सरयू सिंचाई योजना भी पूरी कर दी। और जहाँ पर गीता वाटिका में मैं खड़ा हूँ, स्वर्गीय पोद्दार जी, उनकी भूमिका को याद करता हूँ। सनातन संस्कृति पर जब भी हमले हुए, चाहे अंग्रेजों के समय हुए, मुगलों के समय हुए, सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ हो, उसको मिटाने का प्रयास किया हो, तब कोई ना कोई समाज में आगे आया। इसी तरह से गीता प्रेस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही, पोद्दार जी की, बिरला जी की, मदन मोहन मालवीय जी की, इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही संस्कृति को बचाने के, शिक्षा के विस्तार के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ, अंग्रेज और मुगल तो करते ही थे सनातन संस्कृति पर हमला, मंदिरों को तोड़ने का काम भी करते थे, लेकिन आज के लोकतंत्र में भी कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो राम भक्तों पर गोली भी चलाते हैं, बुद्ध का अपमान भी करते हैं, अयोध्या जाते हैं, रामलला के दर्शन तब भी नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बड़े बयान देते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि ये लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहती। इन लोगों ने गरीब के नाम पे वोट तो लिया, बसपा सपा कांग्रेस ने, लेकिन केवल अपने ही परिवारों के पेट भरने का काम किया है। अब जनता इनसे जवाब मांगती है, इसलिए इनकी सफाई हो रही है। और जहां पर आज मैं गोरखपुर में हूं, गोरखपुर को तो 2 जगह, पूर्वांचल को जाना जाता था या गैंग वॉर के लिए या जापानी बुखार के लिए। गैंग वॉर और जापानी बुखार दोनों से मुक्ति दिलाई है तो योगी आदित्यनाथ जी ने, मच्छर भी और माफिया से दोनों से ही मुक्ति दिलाई है। यानी 4 फेजों में क्या लगता है जनता किसकी तरफ जा रही है? जनता भाजपा की ओर जा रही है। जैसे हमने दंगई माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा सपा कांग्रेस को साफ किया है। यानी चौथे फेज में तो अब अखिलेश यादव को भी और नाम की याद आ गई, अगर जिधर पहुंच रहे हैं जो है दर्शन कर रहे हैं, तमाम और पार्टियों के लोग भी दर्शन कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वो भी आए थे, गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, जिन्होंने बुलडोजर की बात कही थी। चलो मैं प्रश्न चिन्ह यहाँ पे फिर वापस खड़ा करता हूँ और वापस आरोप लगाता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने रामलला के दर्शन नहीं किए। कौन सी मजबूरी है जो उनके कदमों को रोकता है? कौन सी मजबूरी है जो उनको समाजवादियों बिंदी, संधूर, टीका, चूड़ी इन सब से रोकता है? कारण क्या है? क्या वोट की राजनीति के लिए वैसे हो जाएंगे? अरे ये तो वो हैं जिन्होंने राम भक्तों को भूना है। तो मैं जनता को कहता हूँ, जिन्होंने राम भक्तों को भूना, कर दो उनका ईवीएम सूना। अच्छा, अब चौथे फेज के बाद अब डिम्पल यादव भी सामने आए, उन्होंने भगवा को लेकर के भी एक बयान दिया था। इसको लेकर के क्या लगता है, जनता क्या सोच रही है? मैं यही कहूँगा, सनातन संस्कृति पर हमले करने वाले अंग्रेज और मुगल भी हुए और आज़ाद भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो रामलला पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो राम सेतु के होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और भगवा को जंग से सोचने वाले को खुद जंग लग चुका होगा, तभी 5वें चरण में नजर आए, पहले 4 चरणों में कहीं दिखाई भी नहीं देते थे। आतंकवाद को लेकर के और समाजवादी पार्टी को आप बार बार जोड़ने की बात कह रहे हैं। कल भी आपने कहा था कि उस दौरान कि अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का आतंकवाद से नाता है। क्या लग रहा है कि ये बयान कितना सही है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार बीजेपी पे हमला बोल रहा है? किस चीज़ का हमला बोल रहे हैं?
बीजेपी को कहता है कि ये जो है केवल धर्म को लेकर के और जाति को लेकर के राजनीति। मैं तो सीधा कहता हूँ, जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, यही मोदी जी का मूल मंत्र है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। गरीब कल्याण के लिए किसी ने काम किया है तो मोदी जी और योगी जी ने किया है। 43 लाख गरीबों को पक्के मकान हमने 5 वर्षों में बनाए। 70 साल में नहीं बने थे, 5 सालों में बनाए। और अगले 5 सालों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु और अन्य गरीब सबको, बेघरों को घर बनाने का काम करेंगे। आवासीय पट्टे की भूमि भी पट्टे पर देंगे, आवासीय भूमि जो है वो भी पट्टे पर देंगे। इसके अलावा बिजली और पानी का मुफ्त में कनेक्शन देंगे। महीने में 2 बार मुफ्त में राशन देने का काम मोदी जी, योगी जी की सरकार ने किया। वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम मोदी जी, योगी जी ने किया। 5 लाख का इलाज मुफ्त में मोदी जी, योगी जी ने दिया। यही नहीं, 15,000 रुपये कन्या सुमंगला योजना को 25,000 कर देंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी को अब 1 लाख रुपये शगुन के रूप में देंगे। 60 साल से ज़्यादा की महिलाओं को मुफ्त में बस सेवा देंगे और निराश्रित और विधवा महिलाओं को 1,500 रुपये महीने की पेंशन देंगे। वृद्ध और दिव्यांग को भी 1,500 रुपये महीने की पेंशन होगी। महिलाओं की भर्ती सरकारी नौकरियों में दुगनी कर देंगे और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड भी हम लोग ही करके दे रहे हैं, न्यूनतम ब्याज दर पर। अब बहनें कहीं भी जाके अपना खर्चा कर सकती हैं, उनको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन, टैबलेट्स देंगे। मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी देंगे। हर पंचायत में खेल मैदान और जिम बना कर देंगे। और इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवाओं को मुफ्त में कोचिंग भी देंगे। माध्यमिक स्कूल जो है उनको स्मार्ट करेंगे, वाईफाई करेंगे और बाकी बेंचेस स्क्रीन सब लगा कर देंगे। और प्राथमिक स्कूलों को अच्छे बेंच लगाने का काम भी हम लोग करेंगे। सवाल, बुलडोज़र की बात होती है, आतंकवाद खत्म करने की बात होती है। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या लगता है कि पूरे प्रदेश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? हमने किया है। आप यूपीए की सरकार का कालखंड देखिए, हर बड़े राज्य में उस समय धमाके होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। मोदी जी ने अहमदाबाद बम धमाकों के समय एसआईटी का गठन किया, 19 दिन के अंदर कार्रवाई पूर्ण की। उन सभी को 49 आतंकवादियों को फांसी की सजा तक पहुंचाया। इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ी, सिम्मी की कमर तोड़ी। लेकिन अखिलेश यादव जी वो हैं जिन्होंने सिम्मी का समर्थन किया था। आतंकवादियों के परिवारों के साथ समाजवाद के रिश्ते देखे गए। ये वो पार्टियां हैं जो राष्ट्र सुरक्षा से भी समझौता करती हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो निश्चित रूप से आज जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो हम आतंकवाद पूरी तरीके से साफ कर देंगे और केवल विकास की बात होगी और धर्म और राजनीति को लेकर के जो राजनीति हो रही है उस सारी चीज़ों से पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा और एक बार फिर से अमन चैन की सांस पूरा प्रदेश लेगा। और इसी को लेकर के अनुराग ठाकुर ने आज कहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अखिलेश यादव आतंकियों को सहारा देते हैं और इस मसले पर चुप रहते हैं तो कहीं ना कहीं जनता उसका सवाल भी मांग रही, जवाब भी मांग रही है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।